हीना वॉइस में आपका स्वागत है। मंदिर में दर्शन कर अर्चना जी सीढ़ियाँ उतरने लगी तो ताज़ी हवा के झोंकों ने तन मन को प्रफुल्लित कर दिया। थोड़ी थकान तो लगने लगी थी, पर इतने दिनों बाद घर से बाहर कदम रखकर वो अच्छा महसूस कर रही थी। आज के लिए इतना ही बहुत है, अब घर चलना चाहिए सोचकर उन्होंने मुड़ने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि एक पत्थर से टकराकर लड़खड़ाकर गिरने लगी। तभी दो कोमल किंतु मजबूत हाथों ने उन्हें सामने से थाम लिया। संभल कर आंटी, आइए इधर, बेंच पर बैठ जाइए। युवती उन्हें पास ही गार्डन में लगी बेंच की ओर हाथ पकड़कर ले चली। अर्चना जी सहारा लेकर बेंच पर बैठ गई। अपनी हल्की फुल्की शॉल को उन्होंने और भी कसकर चारों ओर से लपेट लिया। सांसें कुछ संभली तो नजरें सहारा देने वाली युवती का मुआयना करने लगी। वैसे तो युवती ने अपने चेहरे को स्टोल से भली भांति ढांप रखा था, पर जितना भी नजर आ रहा था उससे स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता था कि युवती काफ़ी सुंदर है। सुंदरता तो हमारे ज़माने की लड़कियों में भी होती थी, पर वे अपने सौंदर्य के प्रति इतनी सजगता नहीं बरतती थी। अब देखो ना, धूप, धूल, धुएं से बचने के लिए लड़की ने अपने आप को कितना ढांप रखा है। अर्चना जी अपनी ही सोच की दुनिया में डूब गई थी कि लड़की की आवाज़ से उनकी चेतना लौटी। आप कहाँ रहती हैं आंटी? मैं आपको घर छोड़ दूँ? यही सामने वाले फ्लैट में चौथे माले पर जो सोहन शर्मा, अंजलि शर्मा रहते हैं ना, मैं सोहन की मम्मी हूँ। ओ आइए फिर साथ चलते हैं, मैं भी उधर ही रहती हूँ। घर पहुँचकर अर्चना जी ने बड़े उत्साह से अपने मंदिर घूम आने की बात बताई थी। मैं ना कहता था बाहर निकलकर आपको अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे आप अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटने लगेंगी। क्यों पापा? बेटे सोहन ने माँ का उत्साह बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, थोड़ी हिम्मत तो रखनी होगी। मैं तो कब से कह रहा हूँ, अपने कमरे से बाहर निकलो, अपने घर की बाहर की खोज खबर लो। मेरा मन नहीं करता जैसे तैसे जिंदगी कट जाए बस। अर्चना जी का मुंह लटक गया था। जिंदगी कोई रेस नहीं है माँ, जिसे जैसे तैसे बस पूरा करना है। जिंदगी एक यात्रा है जिसे एंजॉय करना है। कोई जल्दी नहीं है माँ, आराम से धीरे धीरे, जब जैसा मन करे। अच्छा, आपने यह तो बताया ही नहीं, वह लड़की कौन थी जिसने आपको संभाला और यहाँ तक छोड़कर गई? सोहन ने माँ का मुंह ठीक करना चाहा। नाम तो मैं पूछना ही भूल गई, पर लड़की बहुत सुंदर थी। सुंदरता को सहेजने का पूरा जतन भी करे हुए थी। धूल प्रदूषण से बचने के लिए चेहरा पूरी तरह चुनरी से ढांप रखा था। अब तक चल रहे वार्तालाप के दौरान मौन बनी रही बहू अंजलि यह सुनकर चौंकी। उसकी नज़रें अपने पति से मिली। दोनों में कुछ मौन वार्तालाप हुआ। अंजलि चाय के कप समेटकर रसोई में चली गई। रसोई से आ रही खटपट बता रही थी कि वह शाम के खाने की तैयारी में जुट गई है। अर्चना जी को सब कुछ थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। माँ की आंखों में आशंका के बादल तैरते देख सोहन ने उन्हें आश्वस्त किया, तो घबराने की कोई बात नहीं है माँ, आप तो रोज़ मंदिर हो आया कीजिए। इसी बहाने डॉक्टर के निर्देशानुसार घूमना चलना भी हो जाएगा। वह लड़की भी अच्छी है, मेघना नाम है उसका। सोहन धीमी आवाज़ में माँ को मेघना के बारे में बताने लगा, क्योंकि टीवी पर पापा की न्यूज़ शुरू हो गई थी और वे न्यूज़ सुनने में लगे थे। मेघना के बारे में जानकर अर्चना जी की आंखें भय और विस्मय से चौड़ी होती जा रही थी। 3-4 दिनों में ही अर्चना जी की मेघना से अच्छी दोस्ती हो गई थी। लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही शांत और गंभीर थी। अपनी ओर से कम ही बात करती थी। आजकल वैसे भी आगे होकर कौन बात करता है। पहाड़ियों की तरह खामोश हो गए हैं आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम ना पुकारें उधर से आवाज़ ही नहीं आती। सोच में डूबे मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते उतरते अर्चना जी की निगाहें मेघना को खोजने लगती हैं। अक्सर वह उन्हें सोसाइटी गार्डन में टहलती नजर आ ही जाती और फिर उसके कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते। आज भी उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख मेघना के चहलकदमी करते कदम थम गए
और उसने आगे बढ़कर अर्चना जी का हाथ थाम लिया, फिर धीरे धीरे चलाते हुए बेंच पर लाकर बैठा दिया। अर्चना जी का मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है आंटी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही? हमेशा चुप रहने वाली मेघना आज आंटी को शांत और टूटा हुआ देखकर खुद चुप न रह सकी। तबीयत तो अब ऐसी ही रहेगी बेटी, पर तन के साथ साथ अब मन भी बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसा क्या हो गया आंटी? मेघना घबरा उठी। अरे ऐसी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। दरअसल मेरी अभी सर्जरी हुई है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। सर्जरी के लिए हम बेटे के पास यहाँ मुंबई आए हैं। मेरा एक ब्रेस्ट हटा दिया गया है। मैं तो इस सर्जरी के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं कहती थी जब तक जीना लिखा होगा ऐसे ही जी लूँगी, पर यह ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मुझे इसके लिए मनाया। ऑपरेशन हुआ, फिर थेरेपी हुई, सब बाल झड़ गए थे। अब थोड़े आए हैं, पर मैं स्कार्फ बांधे रखती हूँ, शॉल लपेटे रहती हूँ। सच कहूँ बेटी, सांसें तो लौट आई हैं, पर सांस लेने का उत्साह मर गया है। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मर जाना बेहतर है। ऐसा मत कहिए आंटी, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। तन के साथ साथ मन भी बहुत कमज़ोर हो गया है ना, कहीं ना आने जाने का मन होता है, ना किसी से मिलने जुलने का। महीनों बाद अब मंदिर जाने के लिए शाम को घर से निकलने लगी हूँ, या थोड़ा बहुत तुमसे बतिया लेती हूँ तो मन बहल जाता है। पास से कोई गुजरने लगा तो अर्चना जी ने शॉल को और भी कसकर लपेट लिया। एक असुरक्षा का भाव हर वक्त मन को घेरे रहता है। ऐसा लगता है हर आने जाने वाले की नज़रें मेरा ही पीछा कर रही हैं। कभी उनकी नज़रें उपहास उड़ाती प्रतीत होती हैं, तो कभी सहानुभूति दर्शाती। मेरे लिए दोनों ही बातें ऐसे ही है। घर वाले यदि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो यह सोचकर असहज हो जाती हूँ कि ये मुझसे पहले की तरह सामान्य अधिकार भरा व्यवहार क्यों नहीं करते। क्या मैं इतनी अक्षम हो गई हूँ? शेष ज़िंदगी मुझे इन्हीं के रहमो करम पर काटनी होगी। दूसरी ओर यदि वे अनजाने में भी मेरी ज़रा सी अवहेलना कर देते हैं तो भी मैं सहन नहीं कर पाती। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाती, पर अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। यह सोच दिल और दिमाग पर हावी होने लग जाती है कि मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। अब 2 दिन पहले ही की बात ले लो। बहू मुझे कपड़े बदलवाने में मदद कर रही थी कि नन्हा जाग गया और रोने लगा। बहू मुझे ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में दौड़ गई। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, फिर बड़बड़ाते हुए खुद ही सब किया। मुझे बड़बड़ाते देख तेरे अंकल बहू की बजाय मुझ पर ही गुस्सा होने लगे। एक गाउन ही तो है, पहनना बदलना होता है। कौन सा साड़ी ब्लाउज पहन रही हो? तुमसे इतना भी खुद नहीं होता? अब तो ऑपरेशन को अच्छा खासा वक्त हो गया है। अपने शहर लौटकर तो सब खुद ही करना है। मानती हूँ उनकी बात एक कड़वा सच थी, पर उस वक्त मुझे वह जहर का घूंट लगी जिसे बमुश्किल मैंने गले से नीचे उतारा। जाने ऐसे कितने जहर के घूंट पी पी कर ही अब जिंदा रहना सीखना होगा। अर्चना जी भावश में आग कांपने लगी तो मेघना ने उनकी पीठ सहलाई। धैर्य से काम कीजिए आंटी, सभी आपको बहुत चाहते हैं। वे आपके भले के लिए ही कहते हैं। मन से वह निकाल दीजिए कि आप किसी पर बोझ बन गई हैं। मैं खुद को बहुत समझाती हूँ, पर बेटी मेरा आत्मविश्वास कहीं खो सा गया है। दिल कुछ सुनने समझने को राजी ही नहीं होता। ऐसा लगता है दूसरे क्या खुद में ही अपने आप को नापसंद करने लगी हूँ। कुछ भी तो नहीं बचा है मेरे पास। लगता है स्तन के साथ साथ अस्तित्व भी चला गया है। अब तो शायद तेरे अंकल भी मुझे ऐसे देखना पसंद ना करें। ऐसे शरीर को देखकर तो वितृष्णा ही होगी ना। असुरक्षित मन फिर से तन ढांपने लगा था। मेघना के दिल में अनायास ही उनके प्रति ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। मैंने पहले दिन ही आपकी मन स्थिति भांप ली थी आंटी, और तब से आपको मैस्टेक्टेमी ब्रा के बारे में बताना चाह रही थी, जो ख़ास तौर से आप जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है।
इसे पहनकर आपको 1 मिनट। मैंने तो तुम्हें अपनी सर्जरी आदि के बारे में आज ही बताया है। तुम्हें पहले दिन से कैसे मालूम था? अर्चना जी अपना दुख भूल इस नई पहेली में उलझ गई थी। आंटी, आपने शायद गौर नहीं किया था। फर्स्ट डे जब आप लड़खड़ाकर गिरने लगी थी, मैंने आपको सामने से आकर खींचा था। तभी मुझे पता चल गया था। तो अब तक कुछ बोली क्यों नहीं? मुझे लगा जानबूझकर किसी के जख्म उखाड़ना, उसे और पीड़ा पहुंचाना होता है। जब तक सामने वाला स्वयं जख्म दिखाने को आतुर ना हो, मलहम लगाना मुझे असंगत जान पड़ता है। पर अब जब जख्म उखड़ ही गए हैं, तब तुम्हारा क्या कहना है? आंटी संयत होने लगी थी। आंटी, मैं ना तो डॉक्टर हूँ, न ज्ञानी महात्मा, उनमें भी आपसे बहुत छोटी हूँ। पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि आपकी बीमारी अब तन की नहीं, मन की रह गई है। डॉक्टर आपको सिर्फ सांसें लौटा सकता है। जिंदगी जीने की इच्छा यानी जिजीविषा आपको खुद जगानी होगी, क्योंकि उसके बिना ये सांसें भी व्यर्थ हैं। जिजीविषा के बिना इंसान जिंदा होकर भी मृत है। फिर जिस जिंदगी से आप खुद खुश नहीं हैं, उससे आप दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगी? एक इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना आना चाहिए, तब वह दूसरे से प्यार कर पाएगा और तभी दूसरे भी उसे प्यार कर पाएंगे। फूलों में जैसे खुशबू, शरीर में जैसे आत्मा, वैसे ही जिंदगी में जिजीविषा अनिवार्य है। मेघना कहते कहते कहीं खो सी गई थी। आंटी को एकटक मुग्ध दृष्टि से अपने को निहारते पाया तो चौंक कर उठ खड़ी हुई। अंधेरा घिर रहा है आंटी, बातों में बहुत देर हो गई, हमें अब चलना चाहिए। स्टॉल ठीक करते करते मेघना उठ खड़ी हुई और अर्चना जी को उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैं अपने आप उठ जाऊंगी। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत संबल मिला है। शरीर में मानो नई ऊर्जा भर आई है। खोई खोई सी मेघना प्रत्युत्तर में मुस्कुरा दी थी। कुछ दिनों से मेघना आंटी में आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रही थी। उन्होंने निराशाजनक बातें करना लगभग बंद सा कर दिया था। पहले वे सिर्फ उसी से बोलती थी, पर अब उसने गौर किया वे हर आने जाने वाले की ओर मुस्कुराहट या अभिवादन उछाल देती थी और उचित प्रत्युत्तर पाकर बच्चों की तरह खुश हो जाती थी। मेघना को देखते ही वे उसकी ओर लपक ली, फिर उसे कोने में ले जाकर फुसफुसाने लगी। तुमसे एक ज़रूरी काम था। तुम मेरे लिए वो लाने वाली थी ना? क्या? मेघना हैरान थी। अरे वो मस्कट वाली। अर्चना जी शर्मा रही थी। ओह, मैक्सटेक्टेमी, हाँ वही, वो ले आना। तेरे अंकल कह रहे थे हम अपने शहर उसी पुराने रूप में चलेंगे, यानी मैं साड़ी पहनकर ही लौटूंगी। लोग देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे कि ऑपरेशन करवाया है या नहीं। सोहन और अंजलि कल मुझे विग पसंद करने ले जाने वाले हैं। तू बता कैसा लूँ? वाह आंटी, आपका तो अच्छा खासा मेकओवर हो रहा है। हाँ, पर इन सब से पहले मेरी एक शर्त है। वो पूरी होने पर ही मैं यह मेकओवर करवाऊंगी। शर्त? शर्त यह है कि जो जिजीविषा तुझे मुझ में जगाई है, वो तुझे अपने अंदर भी पैदा करनी होगी। मुझे सिखाती है कि बीमारी तन से ज़्यादा मन की होती है। जो हुआ उसमें भला आपका क्या दोष था? आप अपने आप को क्यों सजा दे रही हैं? बेटी, अब यही सब सवाल मैं तुझसे करती हूँ। उन लफंगों ने तेरे चेहरे को बेरंग किया, तू अपनी ज़िंदगी को बेरंग क्यों कर रही है? आंटी, मेघना चीख उठी। मतलब आप मेरे बारे में सब जानती थी, फिर भी मैं तुम्हारे जख्म उखाड़ना नहीं, पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर अब मेरे यहाँ से जाने के दिन समीप आ रहे हैं। मुझे नई जिंदगी देने वाली को मैं ऐसे घुट घुट कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारी माँ से भी मिली थी, निराश थी बेचारी। उन्होंने बताया कि तुम पर एसिड अटैक करने वाले आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे हैं। पर बेटी, तुम बिना अपराध किए यह दंड क्यों भुगत रही हो और अपने घर वालों को भी भुगतने पर मजबूर कर रही हो? तुम्हारे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 और होने हैं, जिनके बाद तुम्हारा चेहरा काफ़ी हद तक सही हो जाएगा।
तो फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? मैं अब जीना नहीं चाहती आंटी। फिर घर में छोटी बहन भी है, उसकी पढ़ाई, शादी का खर्चा भी है। सब मुझ पर ही बहा देंगे तो और फिर चेहरा ठीक भी हो गया तो क्या? मुझ में ना शादी का उत्साह बचा है, ना जीने का। वही तो गलत है ना बेटी। खुद में जीने का उत्साह नहीं जगाओगी, खुद से प्यार नहीं करोगी, तो दूसरों से कैसे करोगी? और दूसरे तुम्हें कैसे करेंगे? ज़िंदगी भले ही छोटी जियो, पर मन से तो जियो, ताकि जीना मरना दोनों सार्थक हो जाएं। बिना जिजीशा के वो तुम्हारे शब्दों में तुम आज भी मृत ही हो। तुमने कॉलेज जाना छोड़ा, कुछ बच्चे तुमसे पढ़ने आना चाह रहे थे, उन्हें भी तुमने मना कर दिया। ऐसे खुद को सबसे काट लोगी तो? अर्चना जी का स्वर भर्राने लगा था, पर वे रुकी नहीं। तुम्हारे समझाने पर मैं अपनी ज़रा सी बची ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने को तैयार हूँ, तो मेरे समझाने पर तुम मेरा आत्मविश्वास खो चुका है। आत्मविश्वास यह नहीं होता है कि लोग मुझे पसंद करेंगे। आत्मविश्वास वह होता है कि लोग पसंद करें या ना करें, आई विल बी फाइन। हारना तब अच्छा लगता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब अच्छा लगता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मेघना विस्फारित नेत्रों से आंटी को ताक रही थी। फिर अगले ही पल उसके होठ हिले। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैं खुद को बदल डालूंगी। आपके बदलते अंदाज को देखकर मेरी सोच भी कुछ कुछ बदलने तो लगी थी। आज आपने उसे पूरी तरह यू टर्न दे दिया है। मैं आज से फिर भरपूर ज़िंदगी जीने की ओर अग्रसर हूँ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।